हेलो बच्चों, मैं सर्वेश स्टडी विद सर्वेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं या पहले हम पढ़ चुके थे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने मेथड है। तो आपने मेथड पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने आपको मेथड पढ़ाया होगा। तो उसमें 3 तरह के मेथड हमने पढ़ा था कि अगर तुम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किसी सरफेस पे करते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर तुमको याद हो तो मैंने तुमको पढ़ाया था कि एक जो होता है उसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। और उसके बाद दूसरा वाला जो होता था वो वाला क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने दूसरा वाला जो आपको बताया था वो मैंने बताया था आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा वाला जो हमने पढ़ा था उसको अगर आप ध्यान में रखो तो हमने तीसरा वाला क्या पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता था उसमें क्या होता था कि हमारे पास कोई वायर या कोई रॉड होता था और उस वायर कोई रॉड पे अगर हमारा चार्ज क्या है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था। अगर तुमको याद हो तो फॉर्मूला क्या था, हमारे थे फॉर्मूला लेम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। पर अगर हमारा कहीं लेम्डा क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, अगर हमारा लेम्डा कहीं वेरी कर जाता था तो वेरी करने की वजह से अगर यहां से चार्ज की तुम वैल्यू निकालते हो तो यहां से चार्ज की वैल्यू क्यू इंटू लेम्डा एल आ जाती थी। और उस कंडीशन में लेम्डा हमारा क्या होता था, कांस्टेंट रहता था। पर अगर मान लो तुम कभी ऐसा हो कि तुम्हारा लेम्डा कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट नहीं होने का मतलब क्या कि लेम्डा का हमारा कोई इक्वेशन दिया हो, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे लेम्डा का एक इक्वेशन दे दिया, लेम्डा नॉट इनटू एक्स। इसका मतलब ये लेम्डा हमारा इस एक्स पे क्या है, डिपेंडेंट है, यानी ये हमारा वेरी करेगा। तो उस केस में चार्ज की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो उस केस में चार्ज की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते थे, डी क्यू इज इक्वल टू लेम्डा इंटू डी एल, है ना। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझना। यहाँ पे तुम चार्ज की वैल्यू तब कैलकुलेट करते हो जब तुम्हारा लेम्डा क्या है, कांस्टेंट है। और ये फॉर्मूले का यूज तुम कब करोगे, जब तुम्हारा लेम्डा क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल होने का मतलब क्या, डिस्टेंस के साथ देखो इस इक्वेशन से, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है लेम्डा इज इक्वल टू लेम्डा नॉट इंटू एक्स, मतलब ये लेम्डा हमारा एक्स के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो जब भी तुम फॉर्मूला यूज करो ये ध्यान में रखो कि लेम्डा तुम्हारा कहाँ कांस्टेंट है और कहाँ वेरिएबल है। कांस्टेंट के लिए चार्ज कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करना है, और जहां कांस्टेंट हमारा लेम्डा नहीं होगा वहां पे तुम चार्ज की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से यूज कर लोगे, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम निकाले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी यही काम होता था, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या कहते थे, ए कहते थे। और अगर हमारा किसी सरफेस पे सिग्मा कांस्टेंट है तो क्यू का फॉर्मूला सिग्मा इंटू ए लिख देते थे, ठीक है ना। पर अगर हमारा सिग्मा वेरिएबल है, जैसे यहाँ लेम्डा वेरी कर रहा था, उसी तरीके से अगर कहीं हमारा सिग्मा वेरिएबल है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज। उस कंडीशन में चार्ज हमारा होता था डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, ये याद कर लो, ठीक है ना। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता था वो भी कुछ इसी तरीके से होता था। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग किससे दिखाते थे, अगर तुमको याद हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग दिखाते थे किससे, रो से दिखाते थे, और रो इज इक्वल टू होता था क्यू अपॉन वी फॉर वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे तुम चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, तो हम कहते थे कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, रो इंटू वी, है ना। ये चार्ज की वैल्यू कब कैलकुलेट करोगे, जब रो तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा, रो वेरी नहीं करना चाहिए। पर अगर रो वेरी करता है तो फिर तुम कैसे निकालोगे, फिर वही निकालने का फॉर्मूला डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी, है ना। तो मतलब ये जब भी ये नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं, अगर इन नीचे वाले फॉर्मूले को तुम देखो तो ये फॉर्मूले तब के लिए होते हैं जब हमारा ये लेम्डा या यहाँ पे सिग्मा या हमारा यहाँ पे रो, ये जो हमारा होता है वो क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है ना। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पीछे प्रीवियस पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है, और आपने ये देखा है कि किस तरीके से ये काम होते हैं, ठीक है। इसी का यूज करते हुए, इसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करते हुए आज हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी वैल्यू, उसका फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं, मतलब हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो फॉर्मूला कहाँ से रहा है। जनरली हमको उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम सीखेंगे और उस फॉर्मूले के बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है आज हमारा
आज हमको जो सीखना है वो ये सीखना है, हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप देखिए कायदे से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर और लाइन चार्ज। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कहां पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और किसकी वजह से, फाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, मतलब चार्ज पर मतलब जो हमारा एक वायर है उस वायर पर तुमने चार्ज को क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उसको हम लाइन चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक वायर है, कायदे से देखना, हमारे पास एक वायर है और इस वायर को हमने क्या मान लेना है, ए बी, है ना, ये वायर ले लेना है, और इस वायर पर हमने क्या करना है, इस वायर पर हमने क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो हमने इस वायर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर इस तरीके का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया तो ये कौन सी डेंसिटी होगी, आप लोग बताइए, है ना, लीनियर होगा, और लीनियर चार्ज डिस्टेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। ठीक है ना, तो आपके पास क्या है, आपके पास कुछ ऐसा ही यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है। देखिए ये जो लिखा हुआ ना, फाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, तो ये हमारे पास फाइनाइट चार्ज्ड यूनिफॉर्म वायर आ गया। अब इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इसकी वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कहाँ निकालनी है, तो हम इससे कुछ डिस्टेंस चले जाते हैं। लेट सपोज कि हम इससे एक डिस्टेंस r पे चले जाते हैं, r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P बना ली है, और इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हेडिंग समझ में आया आपको? वापस मैंने क्या समझाया कि आपके पास क्या है, एक फाइनाइट यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है, तो आपके पास AB जो है वो क्या है, एक फाइनाइट चार्ज्ड वायर है, और आपके पास ये लैम्डा गिवन है ना, कोई दिक्कत नहीं इस पर, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, और इस पॉइंट P पर तुमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस तरीके का बनेगा तो हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कायदे से देखिएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो दो तरीके से बनेगा। कायदे से देखना, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, यहाँ पे इस पॉइंट P पर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम कह रहे हैं। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इस वायर के परपेंडिकुलर है, तो उसको मैंने ये वाला कंपोनेंट बना, है ना, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इस वाले को मैं ई पैरेलल कंपोनेंट बोल रहा हूँ, उसको मैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको ये समझना होगा, है ना, जैसे आप जनरली इसके पहले कहीं कैलकुलेट करते होंगे तो इस तरीके से आता रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो, ऐसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालते थे, तो हम वाले इस वाले को EX कंपोनेंट बोलते थे, और इधर वाले को कौन सा कंपोनेंट बोलते थे, EY कंपोनेंट बोलते थे, और यहाँ पे हमारा E जो होता था वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था, है ना। इस E नेट की वैल्यू किसके बराबर आती थी, याद करो, बताओ, E नेट की वैल्यू किसके बराबर, 90 डिग्री पे अगर लगे हुए हैं तो इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, अगर ये दोनों सेम रहता तो √2e लिख देते, पर ये दोनों अलग अलग है, हमको इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो EX² प्लस EY² ऐसे लिख देते थे। ठीक है, पर मैं यहाँ पे x और y डायरेक्शन से अच्छा है कि मैं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट बोलूंगा, ताकि तुमको बाद में दिक्कत ना हो। x y में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कंपोनेंट निकालते समय, तो इसलिए मैं इसको इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसको मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहा हूँ और पैरेलल कंपोनेंट बोल रहा हूँ। ठीक है ना, पैरेलल कंपोनेंट का मतलब आपको पता ही है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब आपको पता ही है ना। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इनका रिजल्टेंट उसको मैंने E नेट नाम दे दिया, और सपोज कर लिया कि ये कितने डिग्री पे है, ये जो अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतनी बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ठीक है ना, हमको यही समझना है कि E परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू और E पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मैं फॉर्मूला, एक चीज याद रखना है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है नीट के एग्जाम में, ठीक है, या तो हम इसके फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं, हम केवल और केवल इसके फॉर्मूले पे जाएंगे कि हमको रिक्वायर क्या है ना, और फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देख लेना ध्यान से। तो अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालूं इसका, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से आता है ना, ध्यान से देखना, K λ/r
परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 क्या है ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है। ध्यान से देखना, हमको क्या करना है, इस ए पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ यहाँ पे होगी और उसका एंगल मैंने कितना ड्रॉ कर देना है, थीटा 1। और बी पॉइंट की वजह से जो यहाँ पे एंगल जो बनेगा उस वाले को मैंने क्या बोल लिया, थीटा 2, ठीक है ना। क्योंकि ये फाइनाइट है तो फाइनाइट करने के लिए ए और बी का हमको पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या है, और उस पोजीशन को पॉइंट पी से दिखाने के लिए हमने इस एंगल का फॉर्मेशन किया। तो पॉइंट पी पर ए के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन है वो कौन सा है, थीटा 1, ये याद रखिएगा, है ना। और ये जो नीचे वाला जो पॉइंट बी है वो एंगल हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, थीटा 2 है, ठीक है। ये तुमको याद रखना। तो ये कौन सा कंपोनेंट निकाले तुम, ये कंपोनेंट निकाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। और अगर तुम पैरेलल कंपोनेंट निकालते हो तो पैरेलल कंपोनेंट कैसे आता है, तो पैरेलल कंपोनेंट को भी तुमको याद कर लेना। पैरेलल कंपोनेंट निकालना वो हमारा होगा k लैम्डा अपान r, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। क्या आप cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। फिलहाल हम क्या करेंगे, बड़ी वाली एंगल में से छोटी वाली एंगल की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो कंपोनेंट हुए तुम्हारे, है ना। ये कंपोनेंट रिक्वायर करते हैं, कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए। तो हमको ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता चल गया और ई पैरेलल कंपोनेंट पता चल गया। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अंडर रूट में देखना ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, और प्लस ई पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, ई पैरेलल कंपोनेंट। तो कुछ इस तरीके का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। अगर तुमको इसका डायरेक्शन निकालना होगा तो मैं बार बार डायरेक्शन के लिए बोलता हूँ, डायरेक्शन के लिए तुम tan अल्फा का यूज करोगे, है ना। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला, है ना, तो ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो क्या लिख लोगे, ई पैरेलल अपॉन क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे, इसका डायरेक्शन निकाल लोगे, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मेशन पता चला। हमने क्या बोला, हमको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, और किसकी वजह से निकालनी थी, ड्यू टू यूनिफॉर्म, है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर। तो एक यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर है, उस यूनिफॉर्म चार्ज वायर से हम r डिस्टेंस पे चले गए और हमने एक पॉइंट P बनाया, और इस पॉइंट पर जो एंगल बनी वो थीटा 1 और थीटा 2 बनी। थीटा 1 क्या है, याद करेगा, अपर एंड का एंगल है, थीटा 2 क्या है, लोअर एंड का एंगल है, और इस पॉइंट P पर हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, ठीक है। तो राइट डाउन, नोट करो इसको। देखिए, इस जो अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक उसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक लाइन वायर, एक वायर है ना, और ये वायर कैसा है हमारा, फाइनाइट है, फाइनाइट ए बी हमको पता है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये एक पॉइंट P दिया है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है 3 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इस वाले को, देखिएगा ध्यान से। तो इस वाले को जब सॉल्व करेंगे, कायदे से देख लीजिए इधर ध्यान से, हमारे पास कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास कुछ ऐसा है ना, ऐसा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B है ना। लेमडा हमको दिया हुआ है और इसके डिस्टेंस जो दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम इस पॉइंट P पर जाएंगे, तो पॉइंट P पर जाएंगे तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बताओ, परपेंडिकुलर मिलेगा कि पैरेलल मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा, पैरेलल। तो इसका मतलब तुमको कौन सा वाला कंपोनेंट निकालना है, पैरेलल वाला ही कंपोनेंट निकालना है। इसीलिए मैंने EX और EY में डिवाइडेड नहीं किया, ताकि तुम इस चीज को समझ सको। तो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तुमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो केवल और केवल कौन सी कंपोनेंट निकालनी है, पैरेलल वाली निकालनी है। तो पैरेलल वाले कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला हमको पता है, देख लेना ध्यान से, ठीक है ना, कि क्या क्या होगा, है ना। तो पहले ये वाली लाइन ज्वाइन कर देते हैं, देखना ध्यान से, ये 4 है, ये 3 है, ये कितना होगा, 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, ठीक है। ये वाली एंगल कितनी हो गई, देखना ध्यान से, ये वाली एंगल कितनी हो गई हमारे 90 डिग्री, कौन सी वाली, 90 डिग्री। और ये पॉइंट P, अब फिगर को रिफरेंस को समझना, ध्यान से देखना, ये पॉइंट P है तुम्हारा। अभी ये पॉइंट तुमको कुछ इस तरीके से दिख रहा था,
ठीक है ना। अगर ये वाली एंगल की बात करें तो ये वाली एंगल 53 डिग्री होगी। कितनी होगी? 53 डिग्री होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये वाली एंगल 53 डिग्री होगी। अब देखो पॉइंट पी पर तुम्हारे पास कितने तरह के एंगल मिलते थे? दो तरह के। कायदे से देखो, पॉइंट पी पर तुम्हारे पास कितने तरह के वैल्यू मिलते थे? दो तरह के। एक क्या मिलता था? θ1, और एक क्या मिलता था तुमको? θ2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये पॉइंट पी जो है तुम्हारा, ध्यान से देखना, ये पॉइंट पी जो है, कायदे से समझना, ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट पी तुम्हारा शिफ्ट होके किधर की तरफ आ गया? इन द लाइन ऑफ बी, है ना। तुम समझो ना इस बात को। ये वाला पॉइंट पी तुम्हारा शिफ्ट होके कहां की तरफ आ गया है? बी के लाइन में आ गया है, बी के एक्सिस के साथ आ गया है। तो बी के साथ अगर एक्सिस के साथ आ गया है तो बी के साथ एंगल कितना होता था? θ2 होता था। तो θ2 अगर बी के लाइन में आ जाएगा तो एंगल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 डिग्री। उसी एक्सिस पे तो आ गया। तुम देखो तो हमारा ये वाला पी जो है वो किस लाइन के साथ आ गया है? बी के साथ आ गया। मतलब ये पी जो है, मैंने इस पी को यहां से उठा के कहां शिफ्ट कर दिया? यहाँ पे। मैंने बोला देखो ये पी है, इस पी को उठा के कहां पे लेते आओ? यहाँ पे लेते आओ। तो तुमने कहा ठीक है, लेते आते हैं। और तुम बी को ऐसे पी के साथ मिलाए तो बी और पी के बीच में किसी भी तरह का एंगल नहीं, 0 डिग्री। और पी के साथ ए का जो एंगल है वो एंगल कितना दिया हुआ है? वो एंगल दिया हुआ तुम्हारा 53 डिग्री। समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। मतलब मैं इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे सपोज कर लो मैंने इस तरीके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ए है तुम्हारा, ये क्या है? बी है। और जो पॉइंट पी है वो देखो बी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा पॉइंट पी हो गया। ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या हो गया? ये मतलब ये वाला फिगर समझो तुम। ठीक है ना। और ये वाली एंगल कितनी दी हुई है? ये 53 डिग्री दी हुई है, सॉरी 53 डिग्री दी हुई है। तो θ1 तो 53 डिग्री हो गया, और θ2 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। कौन सा कंपोनेंट निकालने थे? पैरेलल कंपोनेंट निकालना है। तो पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला हमको पता है। पैरेलल कंपोनेंट का के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹, है ना। लेमडा तुमको दिया है 30 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है बताओ? 10⁻⁻⁶, बिल्कुल सही। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है हमारा? cos θ2 लिखा होगा। और θ2 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। माइनस cos θ1 कितना दिया हुआ है? 53 डिग्री, है ना। और अपान में क्या लिखा हुआ है? है ना। आर जो डिस्टेंस है, तो आर डिस्टेंस कितनी दी हुई है बताइए? आर जो डिस्टेंस है वो कहां पे निकली है? आर की वैल्यू कितनी है? 4। आर की वैल्यू कितनी होगी? 4। अच्छा देखो ध्यान से, ये हमारा वायर है, एकदम कायदे से देखना। ये हमारा क्या है? वायर है। ए बी वायर से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है? आर पर है। ये पॉइंट पी है हमारा, है ना। और ए बी वायर से कितने डिस्टेंस पर है? ये देखो तो ये कितने सेंटीमीटर पे है? 3 सेंटीमीटर पे। तो कितना रख देंगे? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसको देखना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, है ना। ये आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आर की वैल्यू कितनी लेनी है तुमको? 3, है ना। सेंटीमीटर है तो into 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -2। सबकी वैल्यू तुमको पता है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 53 डिग्री की वैल्यू जो होती है, याद रहना चाहिए सब ना, 3/5 होना चाहिए। क्या होता चाहिए? 3/5। ठीक है। तो cos बाकी सबकी वैल्यू पता है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। ओके सॉल्व कितना है यार? हाँ 36 × 10⁵ है। तो 36 × 10। चलो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पर जो हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट जो था हमारा, उस पे इस तरीके के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बनाया ये रेफरेंस रहेगा, अपने दिमाग में हमेशा लेके चलना ये, है ना, ये फिगर। ठीक है ना। अलग अलग अपन केस स्टडी करेंगे और उस केस स्टडी में ये फिगर अपने दिमाग में बना रहेगा। इसलिए दिमाग में बना रहेगा क्योंकि तुमको पता, हमको पता है कि तुमको भूल जाएगा कि कौन सा θ1 था, है ना, और कौन सा θ2 था। मुझे तुम्हारे दिमाग पे पूरा भरोसा है ना, कि तुम पक्का भूलोगे। ठीक है। ठीक है। ये अच्छा, ये फिगर एक बार फिर से वो वाला बना ही देते हैं वापस। पीछे रेफरेंस लेने के लिए हमने ये फिगर बनाया था, ऐसा कुछ याद करिए। ये ए बी वायर था और ये इसको हमने ऐसे लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज जो भी था डिस्ट्रीब्यूट किया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर था, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। ये एंगल θ1 था और ये एंगल θ2 था।
और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ निकाल रहे थे। ये हमारा ई पैरेलल कंपोनेंट था, ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था और ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, फिगर बार बार रेफरेंस बना के रखना है। क्यों रख दे भाई, मोबाइल रख दे, है ना। रेफरेंस बना के रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मुझे पता है कि तुम भूल जाओगे, इसलिए मैंने ये फिगर बना के अलग से ऐसे किनारे रख लिया कि ठीक है ये तुम्हारे पास पड़ा रहेगा। केस में स्टडी क्या करनी है, केस में हमको डील क्या करना है? तो केस में ये डील करना है हमको कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और किसके लिए निकालना है? यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन, है ना। अब इनफाइनाइट लाइन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। अभी तक जो वायर था तुम्हारा वो क्या था? फाइनाइट था। कैसे फाइनाइट था? हमको पता था कि ए कहाँ है और बी कहाँ है ना। हमने उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर दी थी, कौन से एंगल से, θ1 और θ2 एंगल से उसकी पोजीशन क्या कर दिया था? डिटरमाइन किया था। हमको इसकी पोजीशन पता है, तो ए और बी दोनों एंड की पोजीशन पता है, तो वो फाइनाइट वायर हो गया। और अगर वो वायर हमको क्या लेना है? इनफाइनाइट लेना है ना। तो वायर अगर हमको इनफाइनाइट लेना है तो तुम ये सोचने लगे कि लग रहा है कि हम तुमको कहाँ लेके चले जा रहे हैं? यूनिवर्स में लेके चले जा रहे हैं, ब्रह्मांड में लेके चले जा रहे हैं। इतना बड़ा तार ले लिए हैं, इतना बड़ा वायर ले लिया है जो पूरे यूनिवर्स में क्या कर गया? फैल गया है, और उसके ऊपर अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। पर ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इतना बड़ा वायर लेना और उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना। तो पहले तो हमको ये समझना है कि ये इनफाइनाइट लाइन या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर, जैसे कहने का पहले तो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब समझो। जैसे कहने का मतलब तुम क्या होगा, जैसे मान लो तुमने दिल्ली गए, घूमने का मौका लगा, तुम दिल्ली चले गए और तुमको घूमना है कुतुब मीनार, गिला थोड़ा कुतुब मीनार देख ले, है ना। और जब दूर से तुम देखते हो कुतुब मीनार तो उसका तुमको क्या होता है? एंगल पता, मतलब तुमको कम एंगल बनानी पड़ती है उसके टॉप को देखने के लिए, ठीक है ना। अब कुतुब मीनार के पास तुम जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, एंगल और इंक्रीज करते जाएगी, मुंडी ऐसा टेढ़ा करते जाओगे टेढ़ा करते जाओगे, है ना। ऐसा ही तो होगा, ठीक है। ये एक पहली बात। दूसरी का मतलब क्या? इनफाइनाइट का मतलब हमको समझना है। तो ध्यान से देखो, फिगर में थ्रू हम समझा रहे हैं कि इनफाइनाइट का मतलब क्या समझना है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने वायर जो लिया है उसकी लेंथ पता नहीं होगी, बिल्कुल पता होगी। वायर की लेंथ पता तो होगी, पर जिस पॉइंट पर तुमको क्या करना है, जिस पॉइंट पर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है आर डिस्टेंस पे, तो हमारा ये जो लेंथ ऑफ वायर होना चाहिए सो मच ग्रेटर देन आर, है ना। इस आर के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी अगर ये आर बहुत छोटी हो गई तो ये लेंथ हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे लिए नहीं, इस आर के लिए क्या हो जाएगा? हमारा ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि देखो एक छोटा सा हमने, आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा हमने क्या कर लिया, एक चौक ले लिया, इतना बड़ा ले लिया आपको, है ना, दिख रहा होगा ना। इसकी लेंथ तो आपको पता ही होगी, ठीक है ना, ये पता है। और मैंने इस चाक के बगल में, है ना, ये ऐसे रॉड ले लिया, ठीक है, समझना ध्यान से, ऐसे मैंने ये रॉड ले लिया। अगर चाक सोचता, और अगर चाक सोच सकता था, तो चाक ये सोचता कि मेरे सामने या मेरे बगल में जो ये रॉड है उसकी लेंथ चाक के लिए क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि चाक की लेंथ क्या है? बहुत छोटी है, और चाक के कंपैरिजन में रॉड की लेंथ क्या है? बहुत बड़ी है। तो चाक को तो यही लग रहा है ना कि रॉड की लेंथ क्या है? इनफाइनाइट हो गई है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि जो हमारे लिए अननोन है, मेरे लिए नोन है, पर इस चाक के लिए वो लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, इसलिए चाक इसको क्या समझ रहा है? इनफाइनाइट समझ रहा है। तो सेम कैटेगरी में हमने यहाँ भी ये काम किया। हम ये काम करना शुरू किए कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है आर, उस आर को बहुत कम लेना। अब आर को बहुत कम लेना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब इस आर को हमको कम लेना है तो हम इस पॉइंट पी को क्या करेंगे? बहुत पास लेके आएंगे, बहुत पास लेके आएंगे। किसके पास? रॉड के पास, क्योंकि आर को क्या करना है? बहुत छोटा करना है। किसके कंपैरिजन में? एल के कंपैरिजन में। अच्छा, जब तुम पास आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, जैसा मैंने पहले एग्जांपल बोला कि जैसे मान लो तुम ये कुतुब मीनार तुम देख रहे हो, पहले दूर से देखे तो तुमको दिखा रहे, हाँ दिख रहा है यार हमको, है ना। और फिर जैसे जैसे तुम उसको पास होते जाओगे, पहले थोड़ी एंगल कम बना रहे थे हॉरिजॉन्टल के साथ, अब जैसे जैसे जा रहे हो थोड़ी थोड़ी एंगल तुम्हारी क्या करती रहेगी? बढ़ती चली जाएगी। तो बिल्कुल पास चले जाओगे तो वो एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री चली जाएगी, है ना। मतलब इस पॉइंट को मैं कहाँ पे लेके चला हूँ? इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लेके चला हूँ, यहाँ पे लेके चला हूँ, तो ये ऐसा लगेगा कि ये अप्रोक्स में कितने डिग्री का हो गया है? 90 डिग्री का, है ना। तो आप ये समझ जाइए। तो ये समझ में आया तुमको?
पहला ये कि लेंथ क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, जिस डिस्टेंस पे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो उस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, θ1 और θ2 जो दोनों ये एंगल है, θ1 और θ2 ये जो दोनों एंगल है θ1 और θ2 ये दोनों एंगल जो होंगे वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर 90 डिग्री के हो जाएंगे तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, अब ये क्लियर है। तो तुम्हारे पास जो है वो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, है ना। तुम्हारे पास कौन से वाले कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और तुम्हारे पास क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है, दोनों तरह के कंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो अगर तुम कौन से वाले कंपोनेंट निकालो, तो सबसे पहले अगर तुम कंपोनेंट निकालोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला बताओ। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, बोलिए, के लेमडा अपॉन आर और फिर साइन θ1 और फिर प्लस साइन θ2। वैल्यू पता है आपको θ1 और θ2 की, बोलिए 90 डिग्री, है ना। क्या साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, 1, वाह वाह, साइन 90 की वैल्यू आपको पता है, धन्यवाद आप सबका, ठीक है ना। तो साइन 90 लिख दिया, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी, 2k लेमडा अपॉन आर। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू आ गई तुमको, बोलो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं इसका ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना भाई। तुम E1 बोल दे रहे हो, E1 नहीं है, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यार, है ना, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। ये पहली बात आ गई। अब हमको कौन सा वाला कंपोनेंट निकालना, पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला तुम बताओ, पैरेलल कंपोनेंट का, तो पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला आया क्या आया, के लेमडा अपॉन आर और फिर cos θ2 माइनस cos θ1, है ना। आपको वैल्यू पता है, θ1 की वैल्यू 90 और θ2 की वैल्यू 90, cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको केवल और केवल क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। तो इस पॉइंट P पर जो पॉइंट हमारा शिफ्ट होके कहां चला गया है, जो पॉइंट हमारा शिफ्ट होके यहां पे चला गया है, तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अगर हम पॉइंट P के बारे में बात करें कि पॉइंट P पर हमको मिला कितना, तो हम क्या लिख सकते थे, हमको मिला कितना, तो ये मिला तुमको, दिख रहा है ना नीचे, है ना। तो कितना मिला तुमको, E एट पॉइंट P, क्या फॉर्मूला मिला हमको, ये मिला 2, है ना। के क्या है, के का फॉर्मूला, के कांस्टेंट है उसके, अच्छा 9 × 10⁹ की जगह मैं वैल्यू रख लूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। और फिर क्या मिला हमको, लेमडा अपॉन आर, ये मिला। ये 2 से ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, इधर देखो, अगर हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर, है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला एक बार और तुमको मिलेगा, जब गॉस थ्योरम का यूज करके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला एक बार वापस मिलेगा हमको, है ना। पर वो यूजिंग गॉसेस थ्योरम, है ना, गॉसेस लॉ का यूज करके वो फॉर्मूला हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। पर यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज नहीं करना है हमको, हम जनरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। और इस फॉर्मूले से एक कंक्लूजन निकल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r, है ना। r की वैल्यू इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ क्लियर है बात, ठीक है। तो ये उसका एक केस स्टडी हमने पढ़ा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला केस हमने समझ लिया था, है ना, कि बोथ सेंट्स आर इनफाइनाइट, है ना, मतलब A और B दोनों जो है वो हमारे इनफाइनाइट पे प्लेस्ड हो गए थे, ठीक है। और अगर हमसे ये कहा जाए कि अब वो इनफाइनाइट, अभी बोथ सेंट्स थे, अब इसको क्या कहा जा रहा है कि सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए। सेमी का मतलब क्या है, आधा का मतलब क्या है कि कोई एक इंच इनफाइनाइट पे होगा और एक इंच के बारे में हमको क्या होगी, जानकारी होगी, ठीक है ना। मतलब एक इंच इनफाइनाइट पे सिचुएटेड होगा, है ना,
एक इंड हमारा इनफाइनाइट पे सिचुएटेड होगा और दूसरा वाला जो इंड होगा वो फाइनाइट होगा, उसके बारे में हमको क्या होगा, पता होगा कि ये इंड कहाँ पे है, किस तरीके का, ठीक है। तो इसके बारे में हमको आइडिया होगा, दूसरे वाले एंड्स के लिए हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा ही कुछ काम करते हैं, हम क्या कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके का वायर ले लेते हैं, ये हमारा है ना, और ये r डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, ये हमने चार्ज को क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया है, ये चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और इसकी वजह से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करना है। तो इसका हम कोई एक एंड क्या कर लेंगे, इनफाइनाइट पे सिचुएटेड कर लेंगे और दूसरे एंड पर क्या करेंगे, दूसरे एंड के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इससे r डिस्टेंस पे हमने क्या कर लिया है, एक पॉइंट P क्या कर लिया है, सिचुएटेड कर लिया है ना, और ये वाला इनफाइनाइट, ये देखो ये लेंथ क्या होगी हमारी a, और ये वाली लेंथ हमको पता नहीं है, ये वाली इनफाइनाइट पे चली गई, और ये हमारा क्या है, b है, और ये हमारा पॉइंट r, ठीक है, जिसपे हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, सेम फिनोमेना जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट, दो, एक कंपोनेंट कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट क्या होगा हमारा, पैरेलल, ठीक है ना। यहाँ भी यही काम करेंगे हम कि एक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, उसको हम क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर, और एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा कुछ इस तरीके से, और वो हमारा कौन सा होगा, पैरेलल, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितने एंगल पर, अल्फा एंगल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब तुम कायदे से समझना, ध्यान से वापस इसी फिगर को देखना। अच्छा एक चीज बताओ, P के साथ A जो होता था वो एंगल हमारा कितना होता था, θ1, ये P है और ये क्या है, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब θ1 की वैल्यू कितनी होगी, θ1 की एंगल कितनी हो गई, सोच के बताओ। अभी थोड़ी देर पहले जब हम किए थे, कायदे से देखना ध्यान से, थोड़ी देर पहले जब हमने किया था हम कहाँ थे, इस r डिस्टेंस पे। मैंने बोला इसकी लेंथ को क्या करो, बहुत बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो, तो तुम बहुत बढ़ाते गए तो पास आते गए ना, पास आते गए, ये वाली वैल्यू को क्या मान लिया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जब माने थे तो तुम उस समय तुम एंगल अपने आप को कितना समझ रहे थे कि कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो ना, तो इसका मतलब क्या कि θ1 की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो देखो, एक तो क्लियर हो गया कि θ1 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब देखो ये P पॉइंट किसके लाइन में आ गया है, B के, मतलब इस B को मैं यहां ना रखकर कहां रख दिया, यहां रख दिया, ये B आ गया। तो ये B और P एक ही लाइन में है, एक ही एक्सिस पे है, तो इसका मतलब θ2 की वैल्यू कितनी डिग्री, 0 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें समझ में आई वैल्यू, θ1 90 हो गया, θ2 0 डिग्री हो गया। अब हमको फॉर्मूला पता है ना, हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला पता है, पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला पता है, नेट पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो बताओ, ध्यान से बताना, तो E परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बोलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, K लैम्डा अपॉन R, क्या होगा फॉर्मूला, साइन θ1 की जगह 90 डिग्री है ना, प्लस साइन θ2 की जगह 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू किसके बराबर, K लैम्डा अपॉन R, ये आया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा कौन सा कंपोनेंट है, वो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है। पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला हमको पता है, क्या फॉर्मूला पता है बताओ, K लैम्डा अपॉन R, और फिर क्या है हमारा cos θ2 है, तो θ2 की वैल्यू कितनी लिखोगे, 0 डिग्री, माइनस cos θ1 की जगह 90, cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना बचेगा, ये तुमको मिला परपेंडिकुलर कंपोनेंट K लैम्डा अपॉन R, मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। तो ये मिल गया। हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये दोनों सेम हो और ये कितना डिग्री पे लगे हैं, 90 डिग्री पे लगे हैं, तो 90 डिग्री पे लगे होंगे तो रिजल्टेंट क्या होता है, √2 इंटू ई, है ना। कोई भी चीज अगर सेम वैल्यू, मेरे भाई अगर ये ई है और ये भी क्या है, ई है, और ये 90 डिग्री पे लगे हैं, तो उसकी वैल्यू मैंने लिखवाई, सारी वैल्यू लिखवाई, देखो तो √2 इंटू कितना हो जाएगा, ई, है ना,
हो जाएगा 90 डिग्री पे। 160 पे 120 पे कितना होता था, सेम ही रह जाता था, यही रह जाता था। ठीक है, सबके लिए अलग अलग हमने निकला है। ठीक है, तो ये लिख लो √2 सेम वैल्यू है तो कितनी हो गई, k लैम्डा अपान r। सही है, k की वैल्यू हमको पता है नहीं, अगर हम वैल्यू रखे तो √2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सही है, कि कोई दिक्कत नहीं सुना, बोलो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, इंटू लैम्डा अपान। सही है। अच्छा, 4 को √2 से कैंसिल कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1/2 √2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 √2, है ना। तो 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा लैम्डा बाई आर। सही है, कोई दिक्कत नहीं सुना। तो ये अगर अल्फा की वैल्यू तुमसे मैं पूछूं तो कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या बताया, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, सेम है ना दोनों की वैल्यू, तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री और π/4। सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। तो ये किसके लिए तुमने केस पढ़ा, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए पढ़ा। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर एक और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इस बार हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल लाइन चार्ज, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमको लेना है वो क्या लेना है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि तुमको क्या करना है, एक तो पहली बात फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, और दूसरी जो बात है वो क्या निकालना है, टू लॉन्ग पैरेलल लाइन चार्ज दिए, है ना। तो दो लॉन्ग पैरेलल लाइन चार्ज देने का मतलब क्या था, पहले बात तो ये, है ना। तो देखो तुमको क्या लगाना है, फोर्स लगाना है, तो फोर्स खुद में तो लगता नहीं है, फोर्स अप्लाइड करने के लिए एक और बॉडी चाहिए, एक वो बॉडी जो फोर्स बनाएगा और दूसरी वो बॉडी चाहिए जिसके ऊपर फोर्स क्या करना है, लगाना है ना। एक खुद ही में नहीं फोर्स लगाओगे, अपना ताकत जानना है तो अपने ऊपर फोर्स लगाने लगोगे, अपने पेट में मुक्का मार के चेक करने का कितना ज्यादा ताकतवर है हम, नहीं ना। तो तुमको अगर फोर्स को क्या करना है, चेक करना है, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, दो बॉडी ऐसे होनी चाहिए। तो हमने बॉडी भी कैसे ली है, तो पैरेलल लाइन चार्ज दिया है ना। और फोर्स कैसा निकालना है, पर यूनिट लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा, मैं बार बार तुमसे एक बात बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज ऑलवेज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स जब भी फोर्स बनता है किसकी वजह से, फील्ड की वजह से। अगर तुम्हारे पास फील्ड होगा तभी क्या होगा, फोर्स बनेगा, मतलब कोई फील्ड बनाएगा और उसी फील्ड की वजह से किसी के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि सपोज करो ये मैंने दो पैरेलल वायर ले लिए, है ना, और ये डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस बिटवीन देम मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया r है और इसके ऊपर चार्ज कुछ है, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, λ1, है ना। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसकी जो डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो λ2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो ध्यान से, ये चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसके वजह से किसके ऊपर फोर्स बनेगा, दूसरे वाले पे, ये याद रखना। दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो किसके ऊपर फोर्स बनेगा, पहले वाले पे। मतलब पहले वाले के लिए तुमको फोर्स अगर निकालना है तो फील्ड किसकी पकड़ोगे, दूसरे वाले की। दूसरे वाले पर फोर्स निकालना है तो फील्ड कौन सी वाली पहले पकड़ोगे, पहले वाले की। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक छोटा लेंथ बनाते हैं इसमें, ठीक है ना, कि एक वायर है और इस वायर का जो छोटा सा एक लेंथ है, हम वो सपोज कर लेते हैं कि ये लेंथ हमारी है, इस लेंथ पे जो भी चार्ज होगा वो dq है, और इसकी लेंथ मैंने क्या मान ली, सपोज कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, d1, dl1 है, ये लेंथ है, और इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, इसके ऊपर चार्ज dq1 है, समझ रहे ना। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक लेंथ सपोज कर ली छोटी सी, कि इस छोटी सी लेंथ पर क्या है, चार्ज क्या है ना। तो इस छोटी सी लेंथ पर लेंथ कितनी मान ली मैंने, dl2 मान ली, और इसमें चार्ज जो होगा वो क्या होगा, dq होगा। ऐसा क्यों, है ना। किसी बड़ी बॉडी पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक छोटी सी वैल्यू क्या कर लेते हैं, यूनिट वैल्यू, मतलब बहुत स्मॉल स्केल पे वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाते हैं, है ना।
अब आप कोई सामान खरीदने जाते होंगे तो थोड़ा पूछते होंगे कि बाबा भैया बता चीनी कैसे दे रहे हो, हम उसका दाम पूछ रहे हो, 585 किलो चीनी का दाम पूछ रहे हो, ऐसा थोड़ा पूछोगे, या 689 किलो चीनी का दाम बताओ। दुकानदार से कैसे दाम पूछते होगे, पर यूनिट का है ना, कितना किलो, स्मॉलेस्ट स्केल पे वैल्यू जब पूछते हो, या तो किलो में पूछते होगे या तो पाव में पूछते होगे, जैसा भी है ना। तो एक छोटा सा ही हम लेंथ ले लेते हैं, उस पर चार्ज की वैल्यू ले लिए dq1 dq2 है ना। अब उसके बाद हम फोर्स की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड के बीच का जो रिलेशन होता है हमने पढ़ा है, याद करो है ना। तो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है F = Q × E, ये पढ़ा है हमने, छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, हम इस वाले पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, आगे से देखना। इस वाले के लिए फोर्स की वैल्यू पहले वाले पे, तो पहले वाले पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसका नाम मैंने दे दिया, क्या नाम दे दिया, dF1 है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस dL1 पर चार्ज मैंने कितना माना है, इस dL1 पे मैंने चार्ज कितना माना है, dQ1, ये चार्ज हो गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किस पर निकाल रहे हो, पहले वाले पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पकड़ोगे, दूसरे वाले का, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखा है, E2 रखा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई समझ में, ठीक है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करना है, ये है तो ये बोलेगा हमको यूज करो मेरे भाई, समझ लो ना मेरे बात भाई, इसका यूज करना ही पड़ेगा हमको। तो dQ1 की वैल्यू क्या है, अगर मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एकदम स्टार्ट जब किया था, या पहले मैंने पढ़ाया, आपके कॉपी में लिखा होगा कि चार्ज डेंसिटी अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और उसका वेरिएशन है, तो dQ का फॉर्मूला कितना होता था, लेमडा इंटू dL है ना। तो यहाँ पे मैंने dQ1 ले लिया, लेमडा 1 ले लिया, dL1, सही है, कोई दिक्कत नहीं इस पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, dF1 = dQ1, dQ1 का फॉर्मूला क्या मिला हमको, ये मिला लेमडा 1 इंटू dL1, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू जो है हमारी वो है k लेमडा 2 अपॉन कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, ठीक है ना। अब ये छोटा सा एक फोर्स निकल के आया, पूरी बॉडी पर कितना फोर्स निकल के आएगा, तो छोटे वाले फोर्स को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने में मैथमेटिक्स में हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमको फोर्स निकालना कि नेट फोर्स कितना है F1 का, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब लेमडा इंटू dL1 और फिर k लेमडा 2 अपॉन r, है ना। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, कायदे से देखो, F1 = ये बाहर आ जाएगा, क्या क्या बाहर आ जाएगा, k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन r और इंटीग्रेशन ऑफ dL1। मैं मान लेता हूं कि dL1 का इंटीग्रेशन L1 के जैसा है, तो कितना मिलेगा तुमको मिलेगा F1 = k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन r और इंटू कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब देखो क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो क्या बनेगा, L1 के नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा, F1 अपॉन L1 है ना, = कितना हो जाएगा, k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, या इसी को मैं इस स्मॉल f से भी डिनोट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन r, सही है ना, कोई दिक्कत इसमें ना। वेयर F1 इज नोन एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सही है। तुमको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आया, ठीक है। जिस तरीके से मैंने किसके लिए निकाला है, F1 के लिए निकाला है, उसी तरीके से आप किसके लिए निकालेंगे, F2 के लिए निकालेंगे, सेम ही वैल्यू आनी है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सब कुछ सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो चाहे तुम फोर्स पहले वाले के लिए निकालो, चाहे दूसरे वाले के लिए निकालो, वैल्यू यही आएगी। आप एक बार कैलकुलेट कर दीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, बोलो, dF2 = क्या हो जाएगा, dQ2 और फिर E1, और E1 की वैल्यू वही के लेमडा 1 अपॉन r कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा। नोट करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किससे। चलिए देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, अभी जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया उस फॉर्मूले पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर अब देखिए तो कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना।
तो पहले तुम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लो। जब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल जाए तो उसके बाद एक लेंथ पे फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर पे लेंथ पे कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर को उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात। एक लेंथ पे फोर्स की वैल्यू निकाल लो, वो जो ना जाए उसके बाद फिर उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 सेंटीमीटर से, तो 20 पे वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बताओ तो। फोर्स पर यूनिट लेंथ का सबसे पहले हमने क्या लिखा होगा, के, क्या फॉर्मूला था बोलो, के लैम्डा 1। तो के की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ है ना। ये देख भाई लैम्डा 1 है तो लैम्डा कितना दिया हुआ, 10 माइक्रो। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 × 10⁻⁻6 है ना। लैम्डा 2 कितना है, 20 माइक्रो। तो कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻⁶ क्या हो गया, के लैम्डा 1 लैम्डा 2 है ना। और फिर क्या था बोलो, अपॉन आर। आर ये सारी वैल्यू तुमको दी हुई है ना, अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -2। ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला है। F1 की वैल्यू निकल जाएगी, ये निकल जाएगा, F1 निकल जाएगा। F1 निकलने के बाद फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 सेंटीमीटर से। देखना 20 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लोगे, मीटर में। तो 10⁻⁻2 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई परेशानी नहीं ना है। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और उम्मीद है आपसे कि जो मैंने बातें आपको बताई समझाई वो आपको कायदे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।